मैंने बताया था पिछली बार 60 का। बताओ फुल फॉर्म। लेडीज फर्स्ट मतलब लड़कियां बताएंगी, गर्ल्स फर्स्ट। बताओ क्या वेरी गुड। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बैठ जाओ, ठीक है। इसमें सारे पड़ोसी देशों को इंक्लूड कर लिया गया एक तरह से साउथ एशिया के, ताकि हम बेटर फ्यूचर, बेटर ट्रेड, इकोनॉमिक एक तरह से अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट कर सके। अगला बताओ। अच्छा, मालदीव की राजधानी कौन बताएगा? और कोई नहीं बताएगा? यस, चलो बताओ। माले। मालदीव की राजधानी है माले। बट वेरी गुड। मैंने ये भी बोला था कि G20 के जितने देश हैं उनकी राजधानियां याद कर लेते हैं। कर लिया सब? हाँ सर। सबका याद है? इंडोनेशिया की बताओ। बस 2 ही 3 लोग। चलो तुम बताओ बीच में। जकार्ता। वेरी गुड, ठीक है। मलेशिया की कौन बताएगा? मलेशिया। मान लो मलेशिया G20 में नहीं बताओ। मलेशिया का बैंकॉक। थाईलैंड का बैंकॉक। देखो, कुछ देशों की राजधानियां याद कर लो, ठीक है। बहुत जरूरी है ताकि आपका थोड़ा सा समझ बढ़े कि उससे कहाँ का कौन सा देश कहाँ लोकेशन है, ठीक है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। गांधी जी को रिहा कर दिया गया था 1944 में। अब क्या होता है कि अब देखो, हम लोग आज़ादी के बहुत करीब हैं, 1942-44 पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसी टाइम पे पाकिस्तान के निर्माण की मांग बहुत तेजी से उठ रही थी, समझ रहे हो। पाकिस्तान एक्चुअल में सबसे पहले डिमांड तो 1930 में हो गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इलाहाबाद में मुस्लिम, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना, वैसे ही मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होते थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। मुस्लिम लीग बना था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कौन थे इसके बनाने वाले? इसकी हर साल अधिवेशन हुआ करता था। तो जब इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ 1930 में, तो पहली बार इकबाल ने पाकिस्तान अलग देश की मांग की, बोला कि हमको चाहिए अलग देश, ठीक है। लेकिन 1930 से 40 तक ये मांग बस चलती रही। लेकिन 40 के बाद इन लोगों को लगा कि अब तो हमको अपनी डिमांड बहुत तेज करनी पड़ेगी, वरना कांग्रेस धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रही है और हमको अलग पाकिस्तान मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने जोरों शोरों से डिमांड शुरू कर दी। सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म खूब प्रमोट किया। हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, 2 अलग देश हैं, 2 अलग एक तरह से एथनिसिटी हैं, ठीक है। तो लिखो, हेडिंग डालो आप लोग, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखो। नंबर 1, मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन 1940 में, कराची अधिवेशन, कराची में उनका जब अधिवेशन हुआ, कब हुआ? 1940 में। अपने कराची अधिवेशन में अलग पाकिस्तान के निर्माण की मांग की, अलग पाकिस्तान के निर्माण की मांग की, ठीक है। कब? 1940 में मुस्लिम लीग ने। आगे लिखो, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि किसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया? चौधरी रहमत अली, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को समर्थन में लेने के लिए, अंग्रेजों ने भारतीयों को समर्थन में लेने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इसका क्या नाम था बताओ? क्या नाम था? मैंने लिखा है इसके बारे में, मैंने बताया आपको। क्रिप्स के पहले
क्रिप्स मिशन के पहले भी एक प्रस्ताव भेजा था अंग्रेजों ने, बहुत ही पवित्र प्रस्ताव था वो, अगस्त प्रस्ताव, वेरी गुड, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भेजा। तो लिखो इसमें एक प्रस्ताव भेजा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो इस प्रस्ताव में बहुत सारी बातें थी। ये था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी होती थी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव एक तरह से काउंसिल होती थी, उसका विस्तार करेंगे। उन्होंने बोला था उसमें कुछ भारतीयों को भी शामिल करेंगे। एक युद्ध सलाहकार परिषद का निर्माण करेंगे। एक्चुअल में जब युद्ध होते हैं ना तो करप्शन बहुत होता है युद्ध के नाम, समझ रहे हो। युद्ध के नाम पे सारी डेवलपमेंटल वाली चीजें रोक दी जाती हैं और ये बोला जाता है कि अरे अब तो युद्ध चल रहा है, ये बहुत ही विषम परिस्थितियां है, सारी चीजें सेना को भेजो, सारी चीजें सेना को भेजो। तो उसके नाम पे जो बीच में बिचौलिए अधिकारी होते हैं, जो खाने वाले, वो बहुत सारा पैसा ऐसे चट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भारतीयों ने डिमांड की कि एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाओ, ताकि हमको पता तो चले कि युद्ध के नाम पे जो भारतीयों का सारा पैसा यूरोप में भेज दे रहे, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। अगला लिखो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। हाँ, मतलब 9 अगस्त को लागू हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि 1944 में गांधी जी को छोड़ा जाता है। अब पाकिस्तान वाले, मुस्लिम लीग वाले अलग ही अपनी डिमांड लगाए हुए हैं कि नहीं हमको अलग चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेजों ने ये कहा कि देखो मुस्लिम लीग और कांग्रेस तुम लोग आपस में पहले निपट लो, एक एग्रीमेंट में पहुंचो, इसके बाद ही हम तुम्हारे देश को आजादी दें। क्योंकि वो लड़ रहे थे कि हमको दे दो शासन, हमको दे दो, सत्ता हस्तांतरण किसको करे। मुस्लिम में अलग अपना राग अलाप रही थी, कांग्रेस अपना अलग राग अलाप रही थी। तो राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी एक कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एक समझौता कराने का प्रयास किया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। उन्होंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, एक ऐसा देश बनाते हैं जिसमें कुछ चीजें कॉमन रखते हैं, बाकी अपना अपना प्रशासन करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में पाकिस्तान की जो मांग कर रहे थे वो 6 प्रांत की मांग कर रहे थे भारत में। 6 प्रांत कौन कौन से? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, फिर एक तरह से पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, आसाम और बंगाल। ये 6 प्रांत थे, इनकी 6 की मांग कर रहे थे मुस्लिम लीग वाले। हाँ, इस साइड था तब भी। अब सोचो कि बंगाल इस साइड है हमारे, किसे, एक तरह से ईस्टर्न साइड पे, पूर्वी साइड पे इंडिया के। लेकिन पाकिस्तान कैसा बनेगा कि कुछ पार्ट उधर रहेगा, कुछ पार्ट इधर रहेगा। और बात तो देखो ये भी चल रही थी कि दोनों को कनेक्ट करने के लिए गलियारा भी चाहिए, समझ रहे हो। अगर वो गलियारा मिल जाता पाकिस्तान को और वो गलियारा भारत के सीने पर से जाता, समझ रहे हो, तो वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कितना नुकसान पहुंचा। लेकिन कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने ऐसा होने नहीं दिया कि ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट में रहेगा, वेस्ट पाकिस्तान वेस्ट में रहेगा। और फिर अगर देखो दूरियां बढ़ गई दोनों में, डिस्टेंस तो थी, समुद्री रास्ते से तय करो या बाई एयर तय करो, तो कुछ कम्युनिकेशन गैप होने लगते हैं। वही वजह थी तो 1971 में उसका विभाजन होता है, समझ रहे हो। तो अब बात चल रही थी। अब राजगोपालाचारी ने ये कहा कि देखो मुस्लिम लीग वालों, तुमको पाकिस्तान चाहिए, वैसा करते हैं कि करेंसी, कम्युनिकेशन और डिफेंस एक रखते हैं, एक ऐसा फेडरेशन बनाते हैं। फेडरेशन समझते हो? फेडरेशन का मतलब है कि जहां कुछ मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम गवर्नमेंट देखेगी, बाकी सब राज्य जो अलग अलग सेक्शन होंगे अपना अपना सरकार चलाएंगे, ठीक है। जैसे अमेरिका देखो, अमेरिका एक फेडरेशन है, फेडरल कंट्री। अमेरिका का मतलब यह है कि कुछ मुद्दे वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ का राष्ट्रपति देखेगा, लेकिन वहाँ राज्यों को ज़्यादा पावर है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वो राज्य ही डिसाइड करेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा ही कुछ राजगोपालाचारी ने प्रपोजल दिया पाकिस्तान को कि ऐसा करते हैं कि तुम लोग एक कुछ मुद्दे जो करेंसी है, कम्युनिकेशन है और डिफेंस है साथ में कर लो, बाकी अपना अपना रूल चलाओ, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिम लीग ने ये बात मानी नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा ये तो हमको सड़ा गला, छाया, छिलका, जैसे होता है ना कोई पार्ट, कोई फल है उसका छिलका दे रहे हो तुम लोग, बस चलो मौज करो तुम इसे में। बोला कि नहीं हमको पूरा पाकिस्तान चाहिए, ठीक है।
तो अब राजगोपालाचारी के ये जो प्रस्ताव था, इसके आधार पे बात कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना से महात्मा गांधी। ठीक है, एक्चुअल में हमारे यहाँ एक संगठन था उसी टाइम पे भी, हिंदू महासभा, नाम सुना है? आरएसएस। हिंदू महासभा बहुत विरोध कर रही थी, इनसे बात मत करो, समझ रहे हो? लेकिन हिंदू महासभा के विरोध करने के बावजूद भी गांधी ने मुस्लिम लीग से बात की, लेकिन उन लोगों ने माना। ठीक है, तो लिखो इसमें, हेडिंग डालो, राजगोपालाचारी फार्मूला या सूत्र, राजगोपालाचारी सूत्र, गोपाला राजगोपाला राजगोपालाचारी सूत्र 1944। यस, फार्मूला है हिंदी में क्या सूत्र 1944, लिखो इसमें। जुलाई 1944 में हिंदू महासभा के कड़े विरोध के बावजूद, जुलाई 1944 में हिंदू महासभा के कड़े विरोध के बावजूद गांधी जी ने राजगोपालाचारी सूत्र के आधार पर, गांधी जी ने राजगोपालाचारी सूत्र के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। सूत्र के आधार पर गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। जिन्ना भी बहुत जिद्दी आदमी थे, समझ रहे हो? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही जिद्दी आदमी। एक्चुअल में जिन्ना एक टाइम पे कांग्रेस के बड़े समर्थक थे, जिन्ना बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, समझ रहे हो? लेकिन बाद में धीरे धीरे वो क्या हो गए? संप्रदायवादी हो गए। इस्लाम की तरफ उनका झुकाव इतना बढ़ता गया, वो अलग पाकिस्तान की डिमांड करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। इस प्रस्ताव के अनुसार यही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये बस यही लिखना है। इस प्रस्ताव के अनुसार युद्ध के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। युद्ध के पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा जो मुसलमानों को पूर्ण बहुमत वाले पूर्वी और पश्चिमी, देखो कुछ एरिया पूर्व में थे जहां मुसलमानों की मेजोरिटी थी, जैसे बंगाल वाला एरिया, कुछ एरिया पश्चिम में थे। तो पूर्वी और पश्चिमी पूर्ण बहुमत वाले क्षेत्रों का सीमांकन करें। ठीक है, मतलब जो पूर्व में कितने भाग हैं, पश्चिम में कितने भाग हैं, इनको देखने का प्रयास करें कि कौन कौन सी सीमा है, उनकी सीमा डिसाइड करें कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान को देना है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों का सीमांकन करें। ठीक है, यो ऐसे क्षेत्रों के सभी निवासी एक्चुअली उनसे पूछा जाएगा जो वहाँ लोग रह रहे हों, क्या आप पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, क्या आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। एक तरह से रेफरेंडम की बात की गई। रेफरेंडम समझते हो? जनमत संग्रह। यही मामला जम्मू कश्मीर में हुआ था। देखो क्या हुआ, जब 47 प्रदेश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। वो ना देखो जब देश आजाद हो रहा था ना, तो बहुत सारी रियासतों को यह फ्रीडम दी गई, तुम पाकिस्तान में मिलो या भारत में मिलो, स्वतंत्र हो। भारत के अंदर की भी कुछ रियासतें जो पाकिस्तान से मिलना चाहती थी, जैसे भोपाल रियासत, हैदराबाद की रियासत। अब इनकी लोकेशन देखो, ये बीचों बीच है इंडिया के। अब ये चाहते थे पाकिस्तान से मिलना, मतलब इंडिया के बीच पाकिस्तान हो जाएगा। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी करामात ये थी कि उन्होंने फिर लोगों को समझाया, इन लोगों को जो नहीं मान रहे थे। एक था जूनागढ़ का नाम सुना होगा, जूनागढ़ एक तरह से गुजरात में। अब ये कुछ नहीं मान रहे थे, बड़े तीसमारखा बन रहे थे। एक्चुअल में हैदराबाद का नवाब उस टाइम का सबसे रिचेस्ट मैन हुआ करता था, इतना धनी आदमी था, लेकिन कंफ्यूज बहुत था, समझ रहे हो? ऐसी कई सारी कहानियां उसके बारे में कि धन उसके पास बहुत था लेकिन कंफ्यूज ही बहुत था। तो अब ये सारे लोग पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, तो फिर इनको समझाया गया। कुछ जगह थोड़ा सा बल प्रयोग किया गया, जैसे जूनागढ़ में और हैदराबाद में। यहाँ पे भारत को अपनी आर्मी भेजनी पड़ी, सेना भेजनी पड़ी।
और बस 1-2 घंटे की बात थी, उन लोगों को मिला के चले गए। भोपाल को तो ऐसे ही समझा दिए, भोपाल के नवाब को, बेटा समझ जाओ। तो जो नहीं समझे वो भाग गए, जो समझे वो रह गए। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे कि अब इन एरिया के लोगों से जनमत संग्रह कराया जाता, उनकी राय मांगी जाती। तो जम्मू कश्मीर में यही मामला हुआ कि जब हरि सिंह मिले नहीं, हरि सिंह थोड़ा जम्मू कश्मीर बड़ी रियासत थी, समझ रहे हो, तो वो नहीं मिले, लेकिन पाकिस्तान की बुरी नज़र उस पर थी कि इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा जमीन, इतनी बड़ी जगह कैसे हम छोड़ दें। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मिलोगे नहीं, सीधे नहीं मिलोगे, टेढ़े मिलोगे। तो कबायली के भेष में उसने अपनी आर्मी भेज दी। कबायली मीन्स कबायली जनजातियां होती हैं जो कबायले वो रहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में अपने आर्मी के लोगों को, पाकिस्तान की आर्मी कबायलियों के भेष में चुपचाप जम्मू कश्मीर में एंटर हुई और जम्मू कश्मीर के लोगों को मार मार के भगाने लगी। ये पूरा मेरा है, पूरा मेरा एरिया है। अब हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर का राजा परेशान और धीरे धीरे वो कबायली चले जा रहे थे श्रीनगर की तरफ। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? बढ़ रहे थे श्रीनगर की तरफ। ये परेशान थी क्योंकि एक्चुअल में देखो डेमोग्राफी बिल्कुल उल्टी थी। जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम थी और राजा हिंदू थे, बड़ा उल्टा था। ठीक है, हैदराबाद में इसका जस्ट उल्टा था कि हैदराबाद में ज़्यादातर आबादी हिंदू, राजा मुस्लिम। यहाँ उल्टा था कि राजा मुसलमान था और आबादी हिंदू थी। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारा तो एक्सेशन हो, मतलब हमको हड़प ले जाएंगे। तो उन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि भारत सरकार हमारी मदद करे। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम मदद आपकी तभी करेंगे जब आप हमारे साथ विलय करेंगे। एक पत्र होता था जिसको बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर साइन करो। अब मरता क्या करता, अब उनके सामने मौत खड़ी है सामने। तो बोले भैया जो कहोगे साइन कर देंगे, तुम भेजो, सेना भेजो जल्दी से, वरना ये लोग हमको निपटा देंगे। ठीक है, तो फिर उन्होंने साइन किया। तुरंत उनके सेक्रेटरी बीके मेनन हुआ करते थे, वो गए, साइन वाइन कराए और फिर यहाँ से इंडियन एयरफोर्स के विमान जाके तुरंत श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करने लगते और तब उनकी सांस में सांस आती है, चलो बच गए। लेकिन कुछ पार्ट कैप्चर कर लिया, समझ रहे हो। अब उस पार्ट को छुड़ाने के चक्कर में भारतीय आर्मी इंटरनेशनल दबाव आने लगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे दुनिया का दादा, आर्मी दादा दुनिया का, और पाकिस्तान का दोस्त, तो दबाव देने लगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर। और फिर ये मामला चला गया यूनाइटेड नेशंस। नेहरू जी ने एक्सेप्ट कर ली, ये एक गलती थी, मान सकते हैं कि नेहरू जी की। उन्होंने कह दिया कि चलो यूनाइटेड नेशंस के देखरेख में हम इस मामले का समाधान करेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने ये सुझाव दिया कि वहाँ के लोगों से पूछा जाए, रेफरेंडम कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए कि अगर लोग कहाँ चाहते हैं, भारत चाहते हैं, पाकिस्तान चाहते हैं, जो आज तक हो नहीं पाया। तो थोड़ा सा पार्ट जम्मू कश्मीर का आज भी पाकिस्तान के पास में है और ज़्यादातर पार्ट तुम्हारे पास भी। लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस का प्रस्ताव था कि यहाँ की जनसंख्या बदली नहीं जाएगी, डेमोग्राफी बदली नहीं जाएगी, मतलब जो लोग वहाँ रह रहे हैं वही रहेंगे। अब पाकिस्तान ने इसको प्रभावित करने के लिए क्या किया कि अपने बाहरी इलाकों से लोगों को लाके वहाँ बसाना शुरू कर दिया कि ज़्यादातर आबादी यहाँ की बदल जाए। इससे क्या होगा, जब रेफरेंडम का टाइम आएगा तो लोग हमारे पक्ष में वोट करेंगे और हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जनांगिकी ये बदल गई, इसी वजह से फैसला हो नहीं पाया और अब तो जम्मू कश्मीर स्टेट ही नहीं रहा। एक जो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हाइपर नेशनलिस्ट ग्रुप था एनडीए के नेतृत्व में, वो हमेशा से चाहता था कि हम देखो जम्मू कश्मीर को उसी टाइम कुछ प्रिविलेज दे दिए गए, जैसे 370 सुना है ना, आर्टिकल 370। वहाँ का अलग संविधान भी था एक टाइम पे, तो वहाँ का अलग ध्वज भी था, झंडा भी था। ये बड़ी डिबेट चली कि क्या एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान रह सकते हैं। बिल्कुल नहीं। बहुत चीज़ों इसका विरोध भी हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर, अच्छा बहुत सारे राज्य भी बाद में अलग झंडे की डिमांड करने लगे थे। जैसे कर्नाटका एक स्टेट है, उसने अभी 2-4 साल पहले ही बोला कि हमारा भी अलग ध्वज होना चाहिए, अलग झंडा होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार कभी इन चीज़ों की परमिशन नहीं देती, क्योंकि फिर जो रिस्पेक्ट है तिरंगे के प्रति वो लोगों में थोड़ा सा कम हो जाएगी। एक यूनिटी की जो भावना है, ये भी सिर्फ एक इंसान, ठीक है। तो लेकिन पाकिस्तान वहाँ जम्मू कश्मीर के सीएम को वहाँ का प्रधानमंत्री बोला जाता था, समझ रहे हो। वहाँ का जो मुख्यमंत्री हम लोग बोलते थे, जैसे किसी राज्यों का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था। लेकिन ये सारा सिस्टम इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया था, समझ रहे हो।
तो इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान का ज़्यादातर पार्ट जम्मू कश्मीर में लागू करा दिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि सी राजगोपालाचारी फार्मूले के तहत गांधी जी ने जिन्ना से बात की कुछ मामलों पे कि चलो डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी को एक रखते हैं, बाकी चीज़ें शासन करो अपने हिसाब से, लेकिन वो बात माने नहीं, ये फैसला, ये समझौता टूट गया, ठीक है। तो कहाँ तक क्या लिखो बताओ? ऐसे क्षेत्रों के सभी निवासी, क्या लिखा आपने? ऐसे क्षेत्रों के सभी निवासी, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे आगे लिखो। जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 6 प्रांतों को अलग करके, 6 प्रांत वही से, कौन कौन से मैंने भी बताया? बताओ बताओ। इलाहाबाद, इलाहाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, और कौन सा? बंगाल और असम, हो गया 6, ठीक है। इन 6 को मिला के तो लिख लिया आपने। मोहम्मद अली जिन्ना ने 6 प्रांतों को अलग करके पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग दोहराई, ठीक है। आगे लिखो। मोहम्मद अली जिन्ना ने राजगोपालाचारी सूत्र की यह कहकर आलोचना की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने राजगोपालाचारी सूत्र की यह कहकर आलोचना की थी, इसमें केवल छाया और छिलके, मतलब बहुत बर्बाद चीज है, छाया, छिलके और कटा हुआ सड़ा गला पाकिस्तान ही मिलेगा। मतलब उन्होंने बोला कि आप ऐसा प्रपोजल दे रहे हो जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, कचरा, छिलका मिलेगा, कटा हुआ सड़ा गला पाकिस्तान मिलेगा, हमको नहीं चाहिए ऐसा समझो, ठीक है। ऐसा जिन्ना ने लिख लिया आपने। छाया, छिलके, सड़ा हुआ, सड़ा गला पाकिस्तान, विकलांग, मतलब जो भी बुरा कहना चाहो, बुरा से बुरा, सड़ा गला विकलांग पाकिस्तान ही मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली पाकिस्तान जैसा हो भी गया है, ठीक है। तो वो जिन्ना पहले ही कर दिए जो उसके फादर की। आगे लिखो। परिणाम स्वरूप गांधी जिन्ना वार्ता टूट गई, परिणाम स्वरूप गांधी और जिन्ना की वार्ता टूट गई, ठीक है। अब देखो वार्ता टूट गई। अब इसके बाद एक और एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता नहीं बस बातें चलती हैं, देसाई लियाकत समझौता। एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था भूला भाई देसाई, ठीक है, और लियाकत अली खान एक मुस्लिम लीग के नेता थे। लियाकत अली खान ही बाद में जब पाकिस्तान बनता है तो उसके पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, लियाकत अली खान। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन? कोई बोला लियाकत? राष्ट्रपति, अरे वही जिनका नाम बार बार आ रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और पहले प्रधानमंत्री कौन? लियाकत अली खान, ठीक है। अब लियाकत, एक्चुअल में लियाकत अली खान की बात हम क्या हो जाती है, 1951 में रावलपिंडी नामक एक जगह है, नाम सुना रावलपिंडी का? पाकिस्तान का एक बॉलर हुआ करता था, उसका नाम था रावलपिंडी एक्सप्रेस। किसको बोला जाता था? शोएब अख्तर को बोला जाता था, ठीक है। तो रावलपिंडी में लियाकत अली खान की हत्या हो जाती है। प्रधानमंत्री वो रहते हैं वहाँ के, उसके पद पर रहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में पावर टसल वहाँ भी चलता रहता है अलग अलग नेताओं के बीच, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल दो आप लोग, देसाई लियाकत समझौता 1944। देसाई लियाकत समझौता, देसाई एंड लियाकत। लियाकत का नाम तो बड़ा ही फेमस है आजकल, एक पत्रकार भी है लियाकत के नाम पे, नहीं सुना? रूबिका लियाकत, 1944। आप लोग न्यूज देखते नहीं हो क्या? क्या देखते? हाँ सर, देख पापा दिखाते हैं वजह से। देखो एक्चुअल में देसाई लियाकत समझौता में भी यही बात होती है। वो कहते हैं कि भैया
तो एक्चुअल में ना भारत पाकिस्तान अलग ना होने पाए, इसके लिए बहुत प्रयास किए गए, बहुत प्रयास किए गए कि अलग ना होने पाए, लेकिन वो नहीं पाए, मतलब ये प्रयास सफल नहीं हुआ। असफल हो गया। ठीक है, उसमें भी यही बातें की गई कि एक ढीला ढाला संघ बना लेते हैं। ढीला ढाला संघ मतलब बातें नहीं है में, ढीले ढाले संघ का मतलब ये कि बस वही कुछ चीजों पर हम सेंटर में रख लेते हैं, बाकी अपना स्वतंत्र शासन करो, कोई रोक टोक नहीं हो, कुछ मेंट टॉपिक, लेकिन बात बन नहीं पाती, है ना। कभी कभी हो जाता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन बात बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, देखो, दो लोगों में बात बिगड़ती तभी है जबकि या दोनों मूर्ख, बहुत बड़े मूर्ख, बैल हो, या कि दोनों में से कोई एक हो। मान लो एक समझदार भी है तो क्या कर लेगा, एक समझदार हाँ, दूसरे मूर्ख है तो क्या करेंगे? वो बड़ी समझदारी दिखाएगा, लेकिन सामने वाला तो बैल ही है, हाँ सर, वो मानेगा ही नहीं। सुनेगा ही नहीं बात तो। इस वजह से मामला बिगड़ जाता है। दो लोगों में लड़ाई ही तभी होती है, या कि दोनों बैल हैं, दोनों लड़ेंगे, या कि दोनों में से एक महाबैल है जो सुनने को तैयार नहीं। हाल यही हो रहा कि अब हमारे बुजुर्ग नेता बड़ा प्रयास कर रहे थे कि मान जाओ, मत करो विभाजन, मत करो, एक रहेंगे, फायदे में रहेंगे, लेकिन कायदे साहब को मंजूर नहीं था कि हम अलग रहेंगे, कायदे में रहेंगे, कायदे आजम बन गए। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को बड़े प्यार से, कायदे आजम का मतलब होता है राष्ट्रपिता, जैसे हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हाँ, महात्मा। तो वो लोग बोलते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उर्दू के शब्दों। तो देखो, देसाई लिया कर समझौता, अगर समझ लो, वो अभी ये ढीले ढाले संघ के निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, अगर हेडिंग डालो देसाई लिया कर शिमला सम्मेलन। सर, देसाई लिया कर समझौता बस साइड हाँ, बस डालेंगे। इसमें जो बताया आप लोग लिख लेना, बस आपको इतना जानने की जरूरत है। ठीक है, अगला है शिमला सम्मेलन। शिमला कहाँ है बताओ? शिमला सम्मेलन 1945। शिमला कहाँ है? कहाँ की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। एक्चुअल में ना शिमला पहले जब ब्रिटिशर्स अंग्रेज यहाँ थे दिल्ली में, भारत में, तो शिमला को वो लोग अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते थे। ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी में, दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है, हाँ सर, बोलते थे अब शासन शिमला से होगा, यहाँ मजा नहीं आ रहा, चलो शिमला समझो। पूरा दल बल पूरा शिमला पहुंच जाता और मौज करते थे शिमला में, समझ रहे हो। वहाँ का माहौल ठंडा है, कुल्लू मनाली स्पीति बहुत सारी ऐसी चीज जगह हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो शिमला सम्मेलन होता क्या है। शिमला सम्मेलन में ये होता है, अब बात चलती है कि इसके बाद जस्ट एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार समझते हो कि मतलब अब अंग्रेज अपनी सत्ता उस एक व्यवस्था को दे के जाएंगे जिसको बोलेंगे अंतरिम सरकार, और वो कहते हैं कि अंतरिम सरकार बनाने के लिए जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं, सबको आपस में एक सहमति बनाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि बस कांग्रेस को ही सत्ता हस्तांतरण करके चले जाएं, क्योंकि कांग्रेस क्या थोड़ी ना पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। मुस्लिम लीग भी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियां हैं छोटी छोटी। अंग्रेज ये चाहते थे कि हम सत्ता हस्तांतरण ऐसा करें जो सर्वसम्मति से सबको मान्य हो। ये नहीं कि एक ग्रुप को चले गए, बाद में यहाँ गृह लड़ जाए, गृह छिड़ जाए आपस में ही, समझ रहे हो। तो शिमला सम्मेलन इसीलिए बुलाया गया कि लॉर्ड बेगल उस टाइम वायसराय बना, नया वायसराय आया, और उसने एक सम्मेलन बुलाया, सारे दलों को बुलाया शिमला में, बोला आ जाओ यहाँ बैठ के बात करेंगे, थोड़ा माहौल ठंडा है, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात उसमें भी बनती मतलब बहुत मुश्किल होता है बात बनाना। लेकिन बाद में अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग और कुछ अलग मेंबर जो दोनों के पार्ट नहीं थे उनको भी किसी तीसरे के पार्ट थे, पार्टी के दल के, उनको भी शामिल किया गया और एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 में इसके बाद। ठीक है, और उसमें मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान भी होते हैं जिसको वाणिज्य मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, अपने नेहरू जी होते ही हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उसके हम सारी डिटेल आपको बताएंगे कौन कौन थी। अब देखो इसमें इतना ही है, ठीक है, कि हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, लेकिन बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है INA वाला। INA समझते हो? INA क्या होता है? इंडियन नेशनल आर्मी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आजाद हिंद सेना, आजादी फौज। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना वही है उसी के नाम। तो अब ये वाला पोर्शन हमसे थोड़ा बीच में मिस छूटा है ना, क्योंकि हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की तो बात की है, अभी हम लोग कांग्रेस पे ही फोकस रहे पूरा। देखो सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस के एक तरह से मेंबर बनते हैं, बाद में वो जब आते हैं अपना आईसीएस से रिजाइन करके, मैंने आपको कहानी सुनाई थी शायद, सुनाई थी ना कि उनका चयन हुआ था आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विसेज में। जो आज का आईएएस है उस टाइम का आईसीएस, ठीक है। वो लोग बाद में रिजाइन करके आते हैं, नेशनल मूवमेंट में जुड़ जाते हैं और बड़े ही एक तरह से प्रखर नेता होते हैं। कुछ एक्चुअल में वो बड़े क्रांतिकारी होते हैं, कुछ मुद्दों पर बड़े विवाद, बड़े मतभेद होते हैं गांधी जी से। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, वहाँ अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर अगले साल त्रिपुरी में होता है, वहाँ भी वो चुने जाते हैं, लेकिन गांधी जी अपना एक कैंडिडेट लड़ा देते हैं। मैंने बताया था, क्या नाम था उनका? पट्टाभी सीतारामैया। नहीं समझ में आ रही बात? देखो, कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते हैं, ठीक है। अब 38 वाला जो अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। अब जो 39 वाला हुआ तो सुभाष चंद्र बोस बोले मैं फिर लड़ूंगा एक बार। गांधी जी बोले नहीं बेटा, नहीं लड़ना है, मैं अपना कैंडिडेट उतार रहा हूँ, मेरा कैंडिडेट है पट्टाभी सीतारामैया। बोले नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, लड़ जाओ दोनों लोग। अब गांधी जी ने ये कहा कि अगर हमारा कैंडिडेट हारता है तो ये मेरी हार होगी। हो गया वही, हार गया उनके कैंडिडेट, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब कांग्रेस में रह के, और उस टाइम की कांग्रेस, कोई आदमी रह पाएगा वो भी कांग्रेस का अध्यक्ष जो गांधी का विरोध करे? क्योंकि सारे मेंबर उनका समर्थन करना ही बंद कर दिए, बोले कर लो अकेले काम सारा। अब सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए, मतलब क्या ही करें, बोले हम रिजाइन कर रहे हैं। वो रिजाइन मतलब वो चुनाव जीत गए थे पहले, लेकिन बाद में फिर गांधी है ना, गांधी ने बोला कि मेरी पर्सनल हार है। अब बापू ने दिल पे ले लिया वो बात, अब जब बापू ने दिल पे ले लिया तो सारे लोग बापू के साथ हो गए। तो अब कांग्रेस से रिजाइन कर दिए बाद में सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने एक अपनी बोला कि हम अलग पार्टी बनाएं। अरे आज भी तो होता है, कोई नेता रिजाइन करता है, बोला अलग पार्टी बनाएंगे। समाजवादी पार्टी से मान लो छोड़े, बना दिए जनता समाजवादी पार्टी, चलो कुछ भी। तो उन्होंने बना दिया फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में कांग्रेस से अलग होकर नाराज हो। लेकिन फिर वो आप समझ गए कि एक्चुअल में 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला, ठीक है। अब गांधी जी ये चाहते थे कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करें। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ, जापान के खिलाफ, क्योंकि ये बड़े आतताई शासक थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे नहीं, मामला यही सही समय है कि उनकी मदद करो और इनको हरा दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी गहरे मतभेद। तो सुभाष चंद्र बोस भेष बदल के अफगानिस्तान के रास्ते चले जाते हैं जर्मनी, हिटलर से मिलने। हिटलर से कहते हैं कि हिटलर हम तुम्हारे साथ, तुम हरा दो इनको अंग्रेजों को, और फिर अपनी शासन बनाएं, ठीक है। फिर वहाँ से जर्मनी से जापान जाते हैं, वहाँ सिंगापुर में जाते हैं, अपनी सेना बनाते हैं, वही आजाद हिंद सेना। तो उसकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके सर।